कुछ दोस्तों का ट्रिप उन्हें ऐसे गांव में ले जाता है जहां पर डर सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में सांस लेता है। 3 दिन के लिए इस गांव में आत्माएं लौटती है अपना बदला लेने के लिए। इसलिए गांव के लोग 3 दिन के लिए ये गांव छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। उस दौरान इस गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन गांव के कुछ लड़के क्या इन 3 दिनों में गांव में सच में भूत आते या नहीं ये देखने के लिए जाते हैं। और फिर एक एक करके गहरे राज सामने आने लगते हैं, पुरानी रीतियां, दबी चीखें और वो सच्चाई जिससे कि गांव आज भी कांपता है। अब क्या ये सिर्फ एक अंधश्रद्धा है या सच में इस गांव में कोई खतरा मंडरा रहा है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर मूवी में, जिसका नाम है अल्याड़ पल्याड़, यानी कि इस तरफ और उस तरफ। इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रीतम पाटिल जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार मूवी लेकर आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें नदी के पास बसे हुए कोकण के गांव को दिखाया जाता है। अंधेरे में एक नौका गांव के उस किनारे में लगती है और कोई एक साया उस गांव में एंटर करता है। वो इधर उधर जाकर देखता है, लेकिन गांव में कोई नहीं था। फिर वो साया एक बहुत बड़े वाड़े के अंदर जाता है जहाँ की दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, और उस घर के तहखाने में एक बूढ़ा आदमी कुछ रिचुअल्स कर रहा होता है और उसके सामने एक दरवाजा होता है जिसे लॉक करके रखा गया था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी को वो साया दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और पैनिक अटैक आने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम एक पंडित जी को देखते हैं जो पंचांग देख रहे थे और साथ में यहाँ पर गांव की मीटिंग भी चल रही थी। तभी एक आदमी कहता है कि हमें गांव को छोड़कर क्यों जाना होगा, अभी तक यहाँ पर किसी ने भी भूतों को नहीं देखा है, क्या पता वो है भी या नहीं। जिस पर पंडित जी कहते हैं कि भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं ना वो है। तो यहाँ पर सरपंच उस आदमी को चुप बैठने के लिए कहता है और पंडित जी से पूछता है कि गुरुजी आप बताइए कब निकलना है। पंडित जी पंचांग देखकर बताते हैं शुक्रवार से वेद शुरू हो जाएंगे, उससे एक दिन पहले ही यानी कि गुरुवार को हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद 3 दिन गांव में कोई नहीं रुकेगा, गाय भैंस जो भी जानवर है उन्हें गांव के दूसरी तरफ ले जाना होगा। 3 दिन यहाँ पर सिर्फ सन्नाटा होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 3 दिन यहाँ पर शैतानी शक्ति आती है और अगर यहाँ पर उन्हें कोई जिंदा मिल जाता है तो उसका बचना नामुमकिन है। अब गांव के सभी लोग 3 दिन के खाने पीने का सामान और जो भी जरूरत की चीजें हैं वो अपने साथ लेकर गांव के दूसरी तरफ रहेंगे और तब तक इस गांव में कोई नहीं आएगा। इस तरह से मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग अपने घर पर चले जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं गांव के सभी लोग अपना सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम होता है प्रकाश, चतुर और किशन। प्रकाश इसी गांव का होता है और वो अपने दोस्तों को यहाँ पर ट्रिप और एंजॉय करवाने के लिए लेकर आया होता है। चतुर एक बिंदास और कॉमेडी कैरेक्टर है, तो जो किशन है वो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, उसे भूत वगैरह और ऐसी बातों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब इतने में यहाँ पर प्रकाश के पिताजी उसे कॉल करते हैं। वो कहता है कि हाँ हम गाँव पहुँच गए हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, भगवान से प्रार्थना करके हमें गाँव से निकलना है। तो प्रकाश कहता है कि हाँ हम जल्दी निकलेंगे, भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह भूत हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ भूत की बात सुनकर किशन बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है कि तुम्हारा गांव हॉन्टेड है, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई थी, तुमने तो कहा था कि हम रात को पार्टी और एंजॉय करेंगे। तभी इन लोगों की बातें सुनकर पिताजी पूछते हैं कि ये तुम्हारे आसपास कौन बात कर रहा है। प्रकाश बताता है कि दरअसल पिताजी मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। तो पिताजी उसे डांटते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है ना हमारे गाँव में क्या चल रहा है और तुम ऐसे टाइम में उन्हें यहाँ पर लेकर आए हो। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और अब हम यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे गांव के लोग नौका में बैठकर दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी ये 3 दोस्त गांव के अंदर एंटर करते हैं तो हम वहाँ के एक पेड़ पर कुछ ब्लैक मैजिक जैसा सामान लगा हुआ देखते हैं। अब उसी गांव का सरपंच गांव के हर एक घर पर जाकर कुछ रिचुअल्स वगैरह करता है और बचे हुए लोगों को जल्दी से अपना सामान पैक करके आगे निकलने के लिए कहता है। यहाँ हम प्रकाश के घर को देखते हैं। वहाँ पर उसकी माँ और पिताजी और उसकी बहन मिनी रहती है। मिनी को उसके पति ने छोड़ दिया था और तब से वो कुछ अजीब से हरकतें करते हुए पूजा पाठी करती रहती है और भूतों से भी डरावनी तो ये लग रही थी। अब यहाँ पर ये 3 लड़के घर पर पहुँचते हैं तो ये लोग भगवान से प्रार्थना करके सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। लेकिन तभी मिनी अपने घर से कुछ धागे जैसी चीज ले लेती है। अब उसके बाद गांव के बचे हुए लोग नौका में बैठ जाते हैं और यहाँ पर सरपंच गांव के सीमा पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब तक हम वापस लौटेंगे तब तक 3 दिन हमारी और हमारे गांव की रक्षा करना। ऐसा कहकर वो एक नींबू काटकर वहाँ पर फेंक देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि वो नींबू काला हो चुका है। अब गांव के लोग नदी को पार करके उससे थोड़ी दूर जगह पर टेंट लगाकर रहने की व्यवस्था करते हैं। आज रात उनके यहाँ पर गाना बजता है, पार्टी होती है, सब लोग एंजॉय करते हुए डांस वगैरह करने लगते हैं। ये सब होने के बाद हम गांव के लोगों को देखते हैं जो आग जलाकर एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक आदमी पूछता है कि क्या सच में 3 दिन गांव में भूत आते हैं।
कुछ लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो जाकर देख लो, लेकिन सरपंच कहता है कि हमारी ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है और इस दौरान किसी ने भी गांव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। पता नहीं वहां पर क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ज्यादा भयानक है। एक बार जो भी गलती से वहां पर जाता है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। तो वही दूसरी तरफ हम उस गांव के आसपास एक साधु बाबा को देखते हैं जिन्हें शैतानी शक्तियों का आभास हो रहा था। तभी वहां पर एक उल्लू आता है, लेकिन उसे आग लगने की वजह से वो मर जाता है। अब यहाँ इस तरफ गांव के सभी लोग टेंट में सो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति किसी सोए हुए इंसान को खींच कर ले जा रही थी। तो दोस्तों ये और कोई नहीं किशन होता है और अब वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसके दोस्त प्रकाश और चतुर कर रहे थे उसे डराने के लिए, और वो उसके बेड को खींचकर टेंट से थोड़ा दूर आ गए थे। अपने दोस्तों को ये सब कुछ करता हुआ देखकर किशन उनसे कहता है कि अरे भाई, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? अभी डर के मारे मेरी जान जाने वाली थी। तो उसके दोस्त कहते हैं कि अरे कुछ नहीं यार, हम तो यहाँ पर थोड़ा फन कर रहे थे। अब उसके अगले दिन वो नदी के पास जाकर नहाकर तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर प्रकाश की बहन आती है और उसे कहती है कि मुझे नीम की पेड़ की डालियां और पीपल के पेड़ की छाल लाकर दे सकते हो क्या? प्रकाश कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें किस लिए चाहिए? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो इसे। ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए टेंट के पास चला जाता है। अब उसके बाद यहाँ गांव के लोग भगवान की पूजा करते हैं और पंडित जी सब लोगों को बताते हैं कि अगले 3 दिन तक गांव में कोई नहीं जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव शक्तियां होती है वैसे ही नेगेटिव शक्तियां भी होती है। हमारे मानने और ना मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब से सब लोगों को सावधान रहना होगा। अब उसके थोड़ी देर बाद हम प्रकाश और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक जगह पर बैठकर गांव के भूतों के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या सच में 3 दिन में गांव में शैतानी शक्ति आती है या नहीं? तो चतुर कहता है कि चलो हम लोग गांव के अंदर जाकर देखते हैं। तो प्रकाश और किशन उसे मना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी चतुर उन लोगों से कहता है कि हम नौजवान लड़के हैं और 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता। हम गांव में थोड़ी देर के लिए जाकर वहां पर क्या हो रहा है ये कैमरा में रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर आकर गाँव के लोगों को दिखाएंगे कि वहां पर भूत जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो ये देखकर गांव के लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारा कितना बड़ा नाम होगा, पेपर में हमारे खबरें छपेंगी और हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन प्रकाश और किशन को डर लग रहा था। चतुर ने कहता है कि तुम लोग कितने डरपोक हो यार, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे ना, तो थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, यहाँ जो भी चल रहा है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। अब देखो मैं तो गाँव के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। अब उसके अगले सीन में हम गांव के एक बंदे को देखते हैं जिसे किसी रिचुअल के अंदर बांध कर रखा गया था और बहुत सारी आत्माएं उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्माएं उसका पीछा ही किए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल इसका नाम होता है दिलराज, जो कि नाव में लोगों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। वहां पर प्रकाश और उसके दोस्त पहुंच चुके थे और उसके चिल्लाने की वजह से ये लोग डर गए थे। पूछने लगते हैं कि क्या हुआ? तो दिलराज बताता है कि कुछ नहीं, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। फिर वो उन्हें पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो चतुर कहता है कि हमें गांव के अंदर जाना है, हम 5 मिनट के लिए जाएंगे और थोड़ा सा शूट करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अब दिलराज उन्हें ले जाने से मना करने लगता है। वो कहता है कि हम वहां जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वहां पर ना जाना ही बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर चतुर इमोशनल होते हुए कहता है कि हमारे कॉलेज से हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए हम इस गांव के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं और अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम फेल हो जाएंगे। हम फेल हो गए तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी और नौकरी नहीं मिली तो हमारी शादी नहीं होगी। अब दरअसल दोस्तों दिलराज का ये वीक पॉइंट होता है क्योंकि उसकी भी शादी नहीं हुई थी और अगर किसी दूसरे की शादी होने वाली होती है तो वो उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसलिए वो उन लड़कों को गांव में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग नाव में बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ दिलराज उन लोगों से कहता है कि मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, माल फूक कर 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग भी यहाँ पर नहीं आए तो मैं अकेला ही नाव लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो पीछे देखता है तो उनकी नौका तो पानी में जा चुकी थी। ये देखकर वो सभी लोग शॉक रह जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं कि वो वापस कैसे जाएंगे क्योंकि इतनी लंबी नदी तैर कर जाना तो मुश्किल था। दिलराज कहता है कि मैंने तो उस नाव को बांध कर रखा था, फिर भी वो कैसे चली गई। अब किशन चतुर को मोबाइल से गांव के लोगों को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन चतुर कहता है कि मैं तो फोन लेकर नहीं आया। अब ये लोग पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिलराज कहता है मैं घर पर जाकर माल फूक कर आता हूँ क्योंकि उसके बिना मेरा दिमाग नहीं चलेगा, और वो चला जाता है। यहाँ ये तीनों दोस्त भी थोड़ी बहुत शूटिंग करने लगते हैं और अब रात हो जाती है। तभी एक जगह पर आने के बाद उन्हें अचानक ही कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती है, तेज हवाएं चलने लगती है और उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है ऐसा उन्हें एहसास होने लगता है, जिससे कि अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं और इतने में उनके सामने एक लड़की आ जाती है। अब अचानक ही उस लड़की को देखकर उनकी तो फटके हाथ में आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये कोई आत्मा है, इसलिए ये लोग उससे माफी मांगते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए।
तो वह लड़की कहती है कि घबराओ मत, मैं कोई भूत वगैरह नहीं हूँ, मेरा नाम निधि है और मैं इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ। लेकिन उन तीन लड़कों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो पूछते हैं कि अगर तुम सरपंच की बेटी हो तो यहाँ सुनसान गांव में अकेली क्या कर रही हो। और प्रकाश कहता है मैं भी पढ़ाई करने के लिए बचपन से ही शहर में रहा हूँ, इसलिए मैंने भी सरपंच की बेटी को नहीं देखा है। निधि कहती है कि मैं यहाँ गांव में 3 दिन क्या होता है ये देखने के लिए आई हूँ। मुझे लगा कि गांव का राज पता करने में तुम लोग मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब उसी जगह पर हम उस साधु बाबा को देखते हैं जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ सरपंच की पत्नी उसे कहती है कि हमारी बेटी निधि कहीं नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरपंच इस बात को लाइट लेते हुए कहता है कि अरे होगी यहीं कहीं, आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और वहीं पर दूसरे टेंट में प्रकाश के पिताजी भी अपने बेटे और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो सब तो यहाँ गांव में आ चुके थे। तो तभी हम वहाँ पर मीनू को देखते हैं जो एक धागा और डॉल को लेकर कुछ काला जादू जैसा कर रही थी। अब यहाँ गांव में दिलराज को देखते हैं जो माल फूंक कर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने घर के बाहर वो लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कोई आत्मा है, इसलिए वो तुरंत अपने घर के अंदर छुप जाता है। फिर वो हनुमान जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि उसकी रक्षा करे। और थोड़ी देर के बाद वो खिड़की से झांक कर देखता है तो वो लड़की उसे ही देख रही थी, जिससे कि वो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक छत के ऊपर से एक आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास माल है। तो दिलराज को लगता है ये भी कोई भूत है, तो वो तुरंत ही डर के मारे उसके सामने भगवान के नाम लेने लगता है। तो वो ऊपर से देख रहा आदमी वो भी भगवान का नाम लेकर जय कहने लगता है। अब ये देखकर दिलराज को यकीन हो जाता है कि ये कोई भूत नहीं इंसान है, क्योंकि कोई बुरी आत्मा भगवान का नाम नहीं ले सकती। इसलिए वो उसे अपने घर के अंदर आने देता है और दरअसल उससे भी माल फूकना था। अब यहाँ पर प्रकाश और दोस्त उसके घर के अंदर होते हैं। तभी वो साधु बाबा उनका दरवाजा खटखटाता है। ये लोग उसे अंदर लेते हैं और वो बाबा उन्हें बताता है कि इस गांव में जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि उनकी शक्तियों से उन्हें ऐसा आभास हो रहा है। फिर ये लड़के कहते हैं कि बाबा आप इस बुरी शक्तियों को मिटा दीजिए, लेकिन वह साधु बाबा कहता है कि उसके पास पूरी शक्तियां नहीं है, उसके गुरुजी उसे आदि विद्या सिखाकर कहीं चले गए और तब से वो उन्हें ढूंढ रहा है। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक आदमी मिला जो कहने लगा कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, और उसकी जिद की वजह से साधु बाबा ने उसे अपना चेला बना लिया। लेकिन वो दोनों इस गांव में आ गए और उसका चेला कहीं लापता हो गया। दरअसल दोस्तों यहाँ दिलराज के पास जो बंदा आया होता है माल फूकने के लिए, वो गुरुजी का ही चेला होता है। अब यहाँ पर साधु बाबा उन्हें बताते हैं कि इस गांव में बहुत सारी शैतानी शक्तियां मौजूद है और उनमें से भी सबसे खतरनाक स्पिरिट एक स्त्री की है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। अब स्त्री का जिक्र करते ही उन तीनों को निधि के ऊपर शक होता है। तो अब वो सोचते हैं कि दिलराज की जान खतरे में होगी, इसलिए वो दिलराज को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं। लेकिन दिलराज तो उन्हें वहां घर पर नहीं मिलता। इधर रास्ते में वो चेला दिलराज से कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि भूत किसी भी रूप में आकर हम पर अटैक कर सकता है। किसी गाय, बिल्ली, खरगोश या फिर किसी स्त्री का रूप लेकर आ सकता है। ये बात सुनकर दिलराज डर जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने एक स्त्री को देखा था। तभी उनके सामने से निधि टहलते हुए उनकी तरफ आने लगती है और उसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी यहाँ गांव के अंदर भागते हुए चतुर, प्रकाश और वो साधु बाबा उन लोगों को देख लेते हैं। इस तरह से अब ये सभी लोग भागने लगते हैं और निधि उनका पीछा करने लगती है। तो ये लोग निधि को भूत समझकर प्रकाश के अंदर घुसकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। यहाँ बाहर से निधि दरवाजे को नॉक करने लगती है, जिससे कि अब ये सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर बाबा पत्थरों के साथ कुछ विधि करने लगता है और अपने चेले को दरवाजे को ओपन करने के लिए कहता है। इस पर वो सभी लोग कहते हैं कि बाबा ऐसा मत करो, वो लड़की एक आत्मा है, उसे अंदर मत लो। लेकिन फिर भी साधु बाबा अपने चेले को दरवाजे को ओपन करने के लिए कहता है। तो निधि अंदर आ जाती है और बाबा उसे अपने सामने बिठा लेते हैं और सबको बताते हैं कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है। तो तब जाकर सभी लोगों के जान में जान आती है। अब बाबा को एहसास होता है और वो कहते हैं कि इस लड़की के अंदर जरूर कुछ खास बात है, कोई शक्ति है जो हमें इसकी वजह से प्रोटेक्ट कर रही है और इसी वजह से अब तक हम लोग जिंदा बचे हैं। यानी कि निधि यहाँ पर थी, इसलिए वो बुरी शक्तियाँ उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। यहाँ पर निधि उन सब लोगों को बताती है कि हमारा गांव 3 दिन के लिए बंद रहता है, लेकिन उसी दौरान मुझे अजीब सा फील होता है, बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उसका इस घटना से कुछ संबंध है और यही जानने के लिए वो यहाँ पर रुकी थी। अब वो उन लोगों से कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उन्हें अपने बंगले में ले जाती है और उसके बंगले के अंदर उसके दादाजी का एक कमरा होता है। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे दादा की मौत हुई थी, मैंने आज पहली बार इस रूम को खोला है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे इस रूम की चाबी मिली थी। ये रूम हमेशा बंद रहता है, कोई यहाँ पर नहीं आता। निधि आगे बताती है कि उसके डैड ने बताया था कि ऐसे ही कुछ वर्षों पहले गांव के सब लोग 3 दिन के लिए गांव छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उनके दादाजी ने उनके साथ आने से मना कर दिया। सब लोग उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं पर रुककर एक रिचुअल्स करेंगे, एक ऐसी साधना करेंगे जिससे कि ये संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और उस रात को गाँव में कोई नहीं था। तभी वह आत्मा उस वाड़े के अंदर एंटर हुई
और घबराहट की वजह से या फिर उस आत्मा की वजह से दादाजी की मौत हो गई थी। और दोस्तों, ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर जब 3 दिन बाद गांव वाले वापस इस गांव में लौटे तो उन्हें बस यहाँ पर दादाजी की लाश मिली और तब से ये रूम अब तक बंद था। तभी अचानक उस साधु बाबा को वहां पर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सिर्फ बाबा को ही सुना दे रही थी, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ अलमारी के पीछे कोई है। तो बाबा उस अलमारी को हटाने के लिए कहते हैं। तो अब ये लड़के मिलकर उस भारी अलमारी को हटाते हैं, जिसके पीछे उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और उस दरवाजे पर धागे वगैरह बांधकर एक गुड़िया लटकी हुई थी, मानो कि उस दरवाजे को अभिमंत्रित करके अंदर किसी को लॉक कर दिया हो। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है, लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है और उस बंगले के आसपास एक आत्मा भटकती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ दूसरी तरफ गांव के लोगों को ऊपर आसमान में ढेर सारे पत्तों का उड़ता हुआ बवंडर दिखाई देता है, जिसे देखकर अब गांव वाले डर जाते हैं। और तब तक यहाँ पर सरपंच जी को उनकी बेटी नहीं मिल रही थी, जिसे वो लोग उस आसपास के एरिया में ढूंढ रहे थे। अब यहाँ गांव में उस वाड़े के अंदर उस रूम में निधि को वहां पर एक बॉक्स मिलता है, लेकिन उस बॉक्स को कैसे खोला जाए उन्हें नहीं पता था। तभी वो साधु बाबा निधि के गले में एक लॉकेट देखता है, उसे निकाल कर देने के लिए कहता है। अब वो बाबा उस लॉकेट से उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो लॉकेट नीचे गिरने की वजह से टूटता है और उसके अंदर से एक चाबी बाहर निकलती है और उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए वो बॉक्स खुल जाता है। अब उस बॉक्स के अंदर उन्हें बहुत ही पुराने लिपि में लिखे हुए कुछ पन्ने मिलते हैं और उसे पढ़ने के बाद साधु बाबा को असली राज पता चलता है। तो असल में इस गांव में क्या हुआ था ये हमें दिखाया जाता है। बहुत सालों पहले इस गांव में सरपंच का एक पूर्वज, जो कि एक बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, जिसे गांव के लोग सरकार कहकर बुलाते थे। लेकिन ये सरकार बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था। अपने पैसे और पावर के घमंड के अहंकार में चूर हो गया था। अपने मन में जो भी आता वो वही करता था। गांव की औरतें अक्सर उसकी हवस का शिकार होती थी। अब उसके ऐसे बर्ताव से गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो गए थे, लेकिन वो किसी से नहीं डरता था। ऐसे ही एक दिन जब सरकार गांव घूमने के लिए निकला तो उसकी घटिया नजर एक महिला पर पड़ी। वो महिला पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन अब सरकार को देखकर वहां से बचकर भागने लगती है। लेकिन सरकार उस खूबसूरत महिला को देखकर उसका पीछा करने लगता है, उसे पकड़कर घसीटते हुए खेत के अंदर ले जाने लगता है। तो वही आसपास के खेतों में काम करने वाले लोग उस महिला की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए आते हैं। लेकिन उस सरकार के पास एक कुल्हाड़ी होती है, जिससे कि वो गांव के सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद सरकार उस महिला की इज्जत लूटकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और अपने पावर को दिखाने के लिए उसके कटे हुए सर को अपने घर ले जाता है। उस सर के साथ उस महिला का लॉकेट भी उसके हाथ में आ गया था। वो उस लॉकेट को घर पर टांग देता है और उस महिला के सर को जमीन के नीचे गाड़ देता है। अब दोस्तों, जो महिला मर चुकी थी उसकी बहुत ही छोटी बच्ची थी, जो अपने माँ के बिना रोती रहती थी। इसलिए उसकी दादी उस बच्ची को शांत करने के लिए उसे सरकार के वाड़े के पास लेकर आती और वहाँ वाड़े के पास आते ही वो बच्ची शांत हो जाती थी। अब यह सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी वो बच्ची रोती उसकी दादी उसे वहां पर लेकर आती और सरकार भी अपने घर से ये सब कुछ देख रहा था। एक रात जब वो बूढ़ी औरत अपनी बच्ची को लेकर आती है तो सरकार अपने घर से बाहर निकलकर उसी कुल्हाड़े से उन दोनों को मार देता है। तो अब यहाँ पर उन दोनों की भी आत्माएं भटक रही थी। लेकिन अब उसके कुछ दिनों बाद मरे हुए लोगों की आत्माएं सरकार से बदला लेने के लिए आती है और सरकार का किया पूरे गाँव को भुगतना पड़ता है। वो सभी आत्माएं मिलकर उस सरकार को मार डालती है। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। सरकार के घर में जितने भी मर्द पैदा होंगे वो आत्माएं उनके खून की प्यासी होगी। वो हर साल अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगी। तो ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के ही वंशज का एक आदमी पंडित जी को बुलाता है। लेकिन पंडित जी भी कहते हैं इस प्रॉब्लम का कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तक उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल जाती सरकार के हर एक वंश में पैदा होने वाले मर्द को मरना ही होगा। लेकिन हाँ, अगर वो लोग उस औरत की कोई ज्वेलरी या फिर कोई चीज उस पंडित जी को लाकर दे तो शायद वो कुछ कर सकता है। जिस पर उस घर में टंगी हुई उस औरत की लॉकेट वो आदमी उस पंडित जी को दे देता है। अब पंडित जी उस लॉकेट की पूजा करते हैं, उसे सिद्ध करके एक रक्षा कवच बना देते हैं और कहते हैं कि इस लॉकेट को तुम्हारे घर के स्त्री को पहनकर रखना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे कुल की रक्षा होगी। और दोस्तों, ये वही लॉकेट है जिसे निधि ने पहनकर रखा था और उसी लॉकेट की वजह से अब तक के सभी लोग सेफ थे। तभी अचानक उस दरवाजे को जोर जोर से कोई पीटने लगता है। गुस्से में चिल्लाते हुए एक औरत की चीखने की आवाज आती है। यहाँ दूसरी तरफ सरपंच और प्रकाश के पिताजी को उनकी चिंता होने लगती है कि उनके बच्चे कहाँ पर चले गए, कहीं वो गांव के अंदर तो नहीं गए। तो गांव के अंदर उन्हें ढूंढने के लिए जाने के लिए वो बोट में बैठ जाते हैं। लेकिन वो बोट वाला गांव के अंदर जाने से मना करने लगता है। इतने में ही दिलराज की बोट भी वहां पर आ जाती है। अब यहाँ इधर बाबा सब लोगों को बताता है कि उस पीड़ित महिला की आत्मा यहाँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है और उसी तरह से बाकी आत्माएं अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है। लेकिन किसी वजह से उनका मिलन नहीं हो रहा। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, संपूर्ण मुक्ति, यानी कि सब लोगों को एक ही बार में मुक्ति मिलनी चाहिए, तभी ये सिलसिला खत्म होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। उन्हें एक कोला, जो कि एक फल होता है,
काला धागा, सिंदूर, गांव के किन्हीं 5 घर के सामने की मिट्टी, तांबे के बर्तन, पूजा का सामान और सुपारी चाहिए होगी। ये सारी सामग्री अनुष्ठान करने के लिए लगेगी। बाबा कहते हैं कि हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि ये आखिरी प्रहर है और इसमें आत्माओं का गुस्सा पीक पर होता है। जब से कि लॉकेट हमारे पास है वो हमारी रक्षा करेगा। तो दिलराज कहता है कि मेरे घर पर सुपारी होगी और मैं गांव के घर के पास की मिट्टी भी लेकर आता हूँ। तो बाबा चतुर को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं और वो लॉकेट देखकर कहते हैं कि अपना हाथ मत छोड़ना वरना वो आत्माएं तुम्हें पकड़ लेगी। इस तरह से सुपारी और मिट्टी लेने के लिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। निधि बोलती है कि यहाँ घर में बाकी का सारा सामान मिल जाएगा। तो अब बाबा उस दरवाजे को ओपन करते हैं और जहाँ पर सिर गाड़ दिया गया था उस ठिकाने को ढूंढकर उस हिस्से को खोदने के लिए कहते हैं। तो खुदाई करने के बाद वहां पर एक खोपड़ी मिलती है। यहाँ इस तरफ सरपंच प्रकाश के पिता को चकमा देकर खुद ही नाव में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ जाने लगते हैं। प्रकाश के पिताजी उन्हें रुकने के लिए कहते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। इसलिए प्रकाश के पिताजी तुरंत ही गांव के लोगों के पास आकर ये खबर बता देते हैं कि सरपंच अकेले ही गांव के पास गए हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। ये खबर सुनकर सरपंच की पत्नी और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम वहां पर मीनू को देखते हैं जो जंगल में बैठकर कुछ काला जादू कर रही थी। तभी उसके पिताजी वहां पर आते हैं, उसे थप्पड़ मारते हैं और वहां से ले जाते हैं। अब मीना की माँ उसे समझाती है और कहती है कि बेटा ये सब कुछ काला जादू छोड़ दे। ये काला जादू करने से तुम्हारा पति वापस नहीं आएगा। तू इसके बारे में भूल जा और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी। यहाँ दिलराज और चतुर को सुपारी मिल जाती है और वो मिट्टी भी इकट्ठा करके वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें वहां पर बिल्ली दिखने की वजह से वो डर जाते हैं और वो लॉकेट उनके हाथ से छूट जाता है। इतने में ही वहां पर वो आत्माएं उनके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ इस तरफ सरपंच की पत्नी और बाकी के गांव के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करने लगते हैं। यहाँ वाड़े में बाबा को पता चल जाता है कि दिलराज और चतुर मुसीबत में है, इसीलिए वो अपने चेले को उनकी मदद करने के लिए भेजता है। चेला वहां पर जाता है, उससे वो लॉकेट वहां पर दिखाई देता है जिससे वो तुरंत ही उठा लेता है और उन दोनों की मदद करके उन्हें यहाँ पर लेकर आता है। अब वो सरपंच भी गांव के अंदर पहुंच चुका था लेकिन तभी अचानक वो आत्मा उसके ऊपर हमला करती है और उसे घसीट कर ये लोग जहाँ अनुष्ठान कर रहे थे उसे वहां पर पटक दिया जाता है। अचानक इस सरपंच को कुछ होने लगता है और यहाँ पर वो साधु बाबा बहुत ही मुश्किल से अनुष्ठान को पूरा करते हैं क्योंकि वो आत्माएं बार बार इसमें विघ्न डाल रही थी। तभी अचानक उस महिला की जोर से चीख सुनाई देती है और उसके अगले ही पल उस सरपंच की मौत हो जाती है। यानी कि उन आत्माओं ने सरपंच की बलि ले ली थी। लेकिन यहाँ पर निधि अपने पिताजी को मरते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अब सरपंच की मौत के साथ ये सारा मामला शांत हो जाता है। उन सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि प्रकाश अपने दोस्त चतुर और किशन के साथ फिर से शहर में जाने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।